विदेश से आर्थिक मदद लेने वाली संस्थाओं को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान दें, अन्ना हजारे जी की व्यक्तिगत भूमिका इस विषय में अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके साथी अन्ना के लोगों ने कहा है कि एनजीओ को लोकपाल के दायरे में लाने की जरूरत नहीं है। क्या है आपकी राय? या अन्ना की भी राय बदलेगी और सरकार को भी इस विषय पर कुछ करने के लिए बाध्य करेगी? आपको बोलना होगा, क्योंकि आखिर ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इस देश में आते हैं और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए इसका उपयोग होता है। विदेशियों की कठपुतली बनकर हमारे देश में सामाजिक संस्थाओं के नाम से नाटक करने वाले ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। आज के बिंदास में इसी विषय पर हमको बोलना है। आइए पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण जगहों और कामों का विरोध वो संस्थाएं करती आ रही हैं जो विदेशी धन के सहारे भारत में चल रही हैं। अगर बात करें हाल तो परमाणु संयंत्रों का भी विरोध उन एनजीओ ने किया है जिन पर विदेशों से मदद लेने का आरोप लगता रहा है। तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करने वाले एनजीओ पर भी ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने विदेशी इशारों पर ये विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उड़ीसा समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में चल रहे एनजीओ पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर धर्मांतरण कराने और मतांतरण कराने जैसे कामों में लिप्त पाए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से एनजीओ ने देश की नीति में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उससे कहीं न कहीं देश की संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप का असर साफ नजर आता है। बाबा रामदेव का सरकार द्वारा विरोध भी इन्हीं सबका हिस्सा है, क्योंकि बाबा रामदेव हमेशा से ही एनजीओ की कार्यशैली पर उंगली उठाते रहे हैं। वहीं अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल में एनजीओ कहीं भी कौजिक नजर नहीं आता, जिसके पीछे एक कारण साफ नजर आता है, वो है किरण बेदी के एनजीओ में यूएन द्वारा धन व अन्य सुविधा मुहैया कराना। अरविंद केजरीवाल का भी एक एनजीओ है, लेकिन उसका पूरा हिसाब नेट पर उपलब्ध है। कुल मिला कर देखा जाए तो एनजीओ के बहाने आने वाला धन विदेशों से आ रहा है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से एनजीओ का जुड़ाव विदेशों की ओर है। भारत को विरोध के रूप में मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब का उपाय तो शायद यही हो सकता है कि इन एनजीओ को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। हमारे कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे शुरुआत करेंगे प्रतिक्रिया की। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार श्रेय जी। बोलिए। श्रेय जी, मैं कहता हूँ कि ये विदेशी संस्थाएं जो विदेशी जो है उनको लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे चोर लोग बैठे हैं, वो अपने हाथ में खुद हथकड़ी कैसे डालेंगे, मेरे को तो यही शंका लगती है। दूसरी बात यह है, ये ऐसा लोकपाल बेकार लोकपाल बनाया है, इफेक्टिव लोकपाल नहीं बनाया है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि पूरी जनता की कांग्रेस गवर्नमेंट को मैं आपको लेकिन क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राम जी? हाँ सुन रहा। लेकिन जो सक्षम लोकपाल बनाने की बात कर रही है टीम अन्ना, उनके लोग ही कह रहे हैं कि एनजीओ को लोकपाल में नहीं लाना है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, नहीं तो उनको विदेशी पैसा मिलता है। उनके शांति भूषण जैसे लोग हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, शांति भूषण जैसे लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उनको तो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए और सख्त लोकपाल आना चाहिए। सरकार का जो ले वो बेकार लोकपाल लेके आइए। धन्यवाद। यह अन्ना के लिए नसीहत है, अन्ना के लिए एक तरीके से लोगों की मांग है। अन्ना जिन आम आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका प्रतिनिधि होने की बात करते हैं, उनकी मन की बात बोलते हैं, देश के लोग अपनी मन की बात अन्ना तक पहुंचा रहे हैं। हमने आज अन्ना को स्पेशली ये बिंदास बोल देखने के लिए कहा है कि लोगों की राय आप तक पहुंचे और आपके आसपास में जो चौकड़ी है वो विदेशी संस्थाओं को अपने साथ जोड़े हुए, इसलिए आप करोड़ों लोगों की भावना के ये निर्णय ना करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो विदेशी धन से ये एनजीओ चलाए जा रहे हैं, इनसे भ्रष्टाचार फैलता है। ये लोकपाल के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि लोकपाल के दायरे में होने से इन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। ये ऐसे विदेशी धन तो जो आता है वो भारत की तरफ से आता है और इससे भारत को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। इससे विदेश जो हमारा भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हैं, उनके पास भी चलेंगे। साथ साथ में आप एसएमएस कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया कहती है कि भारत में अचानक से धारा 377 या खास करके जिसको लिव इन रिलेशनशिप और
समलैंगिक संबंधों को अधिकृत करने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इन आंदोलनों को यूरोप के कुछ देशों से पैसा आता है। ये क्यों आता है, कौन देश देते हैं, कौन सी संस्थाएं देती है और भारत में किन संस्थाओं को देती है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रद्युम्न शर्मा दिल्ली से फेसबुक पर सुदर्शन के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए, बोलिए। आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो यही चाहेगा कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। लेकिन नेता लोगों की अगर बात है तो नेता लोग तो कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल और किरण बेदी भी कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। वो उनका अपना मतलब हो सकता है, लेकिन आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी ये चाहता है कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पैसा इनका ही पड़ा है वहां पे। बिल्कुल, मतलब आप अन्ना को कहना चाहते हैं कि अन्ना आप अपने साथियों की राय को बदलिए और इसमें शामिल कीजिए इस बात को। बिल्कुल, आम आदमी की राय इसलिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश में उड़ीसा में सबसे ज्यादा ऐसी संस्था है जिसको विदेश से पैसा आता है, और विशेष बात है कि उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों को आने वाले पैसे से भारत में धर्मांतरण की बहुत सी कंप्लेंट सरकार के पास भी आई है, मीडिया के पास भी आई है, और शिक्षा के नाम पर आने वाला पैसा कहां खर्च होता है इसका डिटेल ऑडिटेड रिपोर्ट भी जो भारत सरकार को देना चाहिए, वो ना देने वाली भी सबसे ज्यादा संस्थाएं उड़ीसा में है। ऐसे कई संस्था इस देश में है। एक सबसे बुरी बात इसमें यह है कि सरकार के पास ही सेंट्रलाइज ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, ऐसे कितने एनजीओ चलते हैं, किस काम के लिए वो पैसे लाते हैं, किस दिशा में खर्च करते हैं। एफसीआरए के नाम पर केवल केंद्र से परमिशन लेने वाले संस्थाओं को सरकार कुछ कंडीशन के ऊपर परमिशन देती है, लेकिन उसके बाद अगर वो अपने रिटर्न फाइल नहीं करती तो उनके ऊपर एक्शन लेने में सरकार को सालों लग जाते हैं। ऐसे में ऐसी संस्थाओं को बंद करके उनको खोलने वाले कहीं भाग भी जाते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। मैं राधे श्याम मालसा बोल रहा हूँ जी, चौहान साहब। हाँ, ये हमारे गांव की जमीन पर नई दिल्ली बसी थी और यहाँ से सबसे ज्यादा घोटाले भ्रष्टाचार होते हैं और यहीं से केंद्रीय मंत्री आकर बनते हैं। प्रधानमंत्री हमारे से बने सीखे 21 गांव हमारे लगे थे देश में। तो हमारे साथ क्या हुआ, सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाले, भ्रष्टाचार सब हमारे साथ होता है। आज 63 वर्ष हो गए और 100 वर्ष की राजधानी नई दिल्ली से हो गए। तो ये सब हमारे से, हमारी भूमि से सारा काम होता है। देखिए, नेहरू परिवार तो इलाहाबाद के थे, महात्मा गांधी पोरबंदर के थे, तो 21 गांवों ने देश की आजादी में ये सारा सहयोग किया था। और आज ये गांव बहुत दूर पड़े हैं और उनको कुछ नहीं होता। बिल्कुल, हम आपको स्पेशली बुलाएंगे। मैं इस समस्या को जानता हूँ राधे श्याम जी, धन्यवाद। इस समस्या को हम जानते हैं और आपको जरूर बुला कर लेंगे। ब्रिटिशों ने जो अन्याय आपके ऊपर किया है उसको स्वतंत्र भारत की सरकार कम से कम न्याय दे, इसके लिए सुदर्शन टीवी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आप इस कार्यक्रम के बाद हमको संपर्क करें, इस विषय को भी हम उठाएंगे। हम यहाँ पर नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर कि राज्य में कैसे एनजीओ को कितना पैसा आता है। देखिए, एनजीओ को मिलने वाली मदद पर एक नजर। उड़ीसा संख्या 1240, मिलने वाली राशि 214 करोड़ 32 लाख। झारखंड 465, राशि 159 करोड़ 65 लाख। मध्य प्रदेश 419, राशि 142 करोड़ 62 लाख। छत्तीसगढ़ 231, राशि 64 करोड़ 99 लाख। असम राशि 10 लाख। मेघालय 100, राशि 63 करोड़ 91 लाख। मणिपुर 265, 36 करोड़ 81 लाख। नागालैंड 29 करोड़ लाख। अरुणाचल प्रदेश 3 करोड़ 4 लाख। 34, राशि 8 करोड़ 38 लाख। 32, राशि 7 करोड़ 24 लाख। सिक्किम 8, राशि 3 करोड़ लाख। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो छोटे छोटे राज्य है वहां पर आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो 250 के आसपास एनजीओ है।
भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले एक जिले के साइज का वहां पर राज्य है और वहां पर 200 से ज्यादा एनजीओ और 100 करोड़ से ज्यादा पैसे अगर लाती है तो ये भारत के बाकी राज्यों के अनुपात में कितना बड़ा पैसा वहां पर आता है आप सोच सकते हैं। और इसी कारण वहां पर अलगाववादी शक्तियों को बल मिलने में इन पैसों का उपयोग होता है। इसमें चीन भी शामिल है और कई देश भी धर्म के नाम पर भी राजनीति करते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, हमको इस पॉइंट पर यह कहना है कि विदेशों से जो एनजीओ के द्वारा पैसा आता है उसका तो बहुत अच्छे ढंग से ऑडिट होना चाहिए और हर एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि उसी पैसे से देश में तमाम तरह के आतंकवाद और धर्म परिवर्तन और मदरसा और क्या क्या कराया जाता है। तो जो देश से जो अपने देश के एनजीओ से पैसा पाते हैं तो उसकी तो सकता है, लेकिन जो विदेशों से पैसा आता है उसके लिए बहुत तगड़ा होना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि उसके लिए घेरा और क्या क्या कानून होता है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों के बिल्कुल सही हिसाब नहीं देते हैं उनका उस तरह की कार्रवाई होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ है। उन लोग उस एनजीओ से होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर कोई देश विरोधी काम में लिप्त है तो उसके खिलाफ आतंकवादी और देशद्रोह का खटला या देशद्रोह का कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही रहा है। एक और कॉलर से बात करते हैं। चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अन्ना अगर राजनीति में आना चाहते थे। धन्यवाद। शायद अन्ना के लिए कह रहे हैं कि अन्ना चुनाव क्यों नहीं लड़ते, या अन्ना का व्यक्तिगत विषय है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। अगर कोई चुनाव लड़े बगैर, कोई पद प्राप्त करे बगैर अगर लड़ना चाहता है तो ये उससे अच्छी बात है। एक और कॉलर से भी बात करेंगे। साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर आंकड़े दिखा रहे हैं उस देशों के, उन संस्थाओं के, उन राज्यों के। हम आपके सामने इस विषय पर रामदेव बाबा ने क्या कहा है वो भी फुटेज और बाबा की वीडियो बाइट भी दिखाएंगे, लेकिन तब तक हम आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। ऐसे देखिए, विदेशी मदद से देश में विरोध करवाना, एनजीओ को पैसा देकर परोक्ष रूप से देश का विरोध कराना ताकि भारत की सामाजिक और आर्थिक क्षमता खंडित हो जाए। देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश, आम लोगों में एनजीओ के जरिए राजनीतिक पार्टियों व स्थानीय सरकारों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करवाना ताकि प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो जाए। उद्देश्य से भटकना, एनजीओ को सामाजिक हित में काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, जबकि वर्तमान में विदेशों से पैसा लेकर ये एनजीओ अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। धर्मांतरण और मतांतरण करवाकर सांप्रदायिकता फैलाना, उड़ीसा झारखंड जैसे क्षेत्रों में मतांतरण कराने में उन सभी एनजीओ का नाम सामने आया था जिनको विदेशों से पैसा मिलता है। ईसाई मिशनरियों का नाम इनमें सबसे ऊपर है। एनजीओ का विदेशों की ओर आकर्षण, भारत सरकार की तुलना में एनजीओ को विदेशों से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण एनजीओ विदेशों की ओर आकर्षित है। ये कुछ कारण है जिन कारणों से हम कह रहे हैं कि लोकपाल के दायरे में होने चाहिए। हालांकि आप भी क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय जरूरी है। कॉलर की राय लेते हैं। तो ऐसे आप होल्ड कराते हैं क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कैप्टन श्रीपाल सिंह सोमवंशी फरुखाबाद। हाँ, आई वांट टू से दैट व्हिच मनी कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हाँ, that should be maybe Kejriwal or Kiran, हाँ, or something else. That should be. धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम कहेंगे कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, खास करके हिंदी चैनल पर हिंदी समझने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम हो रहा है और बोलने वाले को हिंदी आती है तो प्रायोरिटी से हिंदी बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। मिशनरी स्कूल चलता है जिसमें पुस्तक, कापी, बस्ता, बैग सब चीज अपने यहाँ से बेचा जाता है। हाँ, अपने स्कूल से बेचा जाता है। इसके बाद भी हम करके कि सर ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ गेवरा में, तो बोलते हैं कि हमने उससे पैसा लिया हुआ है, हम जो वो स्कूल जो चाहे वो कर सकता है, बोलता है। मतलब आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? हेलो,
धन्यवाद दिनेश जी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में या खास करके जहां पर आदिवासी संख्या ज्यादा है वहां पर यह समस्या सबसे ज्यादा पैमाने पर है। लेकिन आंकड़े पर अगर आप नजर डालेंगे तो दिल्ली में विदेशी संस्थाओं को विदेशी पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है, मुंबई में भी यह पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन तुलना में देश के बड़े बड़े राज्यों की तुलना में दिल्ली जैसे राज्य में सबसे ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि यहां पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने में इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली में जो विदेशी सारे एम्बेसीज है, राजदूतावास जिसको कहा जाता है, इन दूतावास एरिया को चाणक्य कहा जाता है, चाणक्यपुरी कहा जाता है। भारत के चाणक्य बड़े सुप्रसिद्ध थे जिन्होंने देश को एक सोच दी और विदेश नीति में चाणक्य का नाम लिया जाए इसलिए उस क्षेत्र को चाणक्यपुरी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विदेशी चाणक्य हमारे स्वदेशी चाणक्य को खरीद रहे हैं और एम्बेसियों द्वारा करोड़ों रुपए इस देश में